प्राध्यापकों की, छात्रों की, यहाँ की जनता की बहुत सी उम्मीदें हैं और आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आने वाले समय में आप इस राज्य की सूरत को बदलेंगे और इस राज्य के साथ साथ इस पूरे देश की सूरत को बदलेंगे। और ये जिम्मेदारी हम वाम संगठन के साथ साथ आरजेडी के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और हमारे मुकेश सहनी जी, वाम दल के नेता कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, माननीय हमारी बहन प्रियंका गांधी जी के हाथों में है, उनके कंधों पर पूरे देश का दारोमदार है। और हम देखते हैं कि आप में हम उम्मीद देखते हैं, आपकी आंखों की चमक हमें आश्वस्त करती है। यह राज्य बदलेगा, यह देश बदलेगा और जीत हमारी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ अली जी। कृपया करके शांति बना के रखें। हमारे बीच आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे बीच आदरणीय श्री कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, हमारे बीच आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे बीच आदरणीय श्री मुकेश साहनी जी, हमारे बीच आदरणीय श्री राजेश राम जी, हमारे बीच आदरणीय श्री शकीर अहमद खान जी भी आ चुके हैं। मैं इनका सामाजिक अधिकार संवाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पता है आप में जोश है, आप काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कृपया करके शांति बना के रखें, सभी लोग अपने अपनी सीटों पर बैठ जाएं। इसके साथ ही मैं स्वागत समारोह की अगली कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी, जो हमारे चेयरमैन है हमारे ओबीसी कांग्रेस के, मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि वो स्वागत करें। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मैं आगे हमारे ईबीसी के चेयरमैन है श्री शशि बोरसा पंडित जी को, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो श्री तेजस्वी यादव जी का स्वागत करें। श्री तेजस्वी यादव जी का। इसके साथ ही मैं श्री डॉक्टर सैफ अली शेखर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे नेता आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी का स्वागत करें। सैफ अली का सरकार। मैं डॉक्टर निसार हैदर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी का स्वागत करें। डॉक्टर निसार अहमद जी, आदरणीय कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी का। मैं श्री राजीव मेहता जी से मैं आमंत्रित करूंगा कि वो श्री मुकेश साहनी जी का, राजीव मेहता जी श्री मुकेश साहनी जी का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं इंजीनियर कमलेश केवट जी को आमंत्रित करूंगा कि वो राजेश राम जी को स्वागत करें। मैं इसके साथ ही सुबोध मंडल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे बीच आदरणीय श्री मनोज झा जी का स्वागत करें। श्री मनोज झा जी का। इसके साथ ही मैं सुधांशु जी का आमंत्रित करूंगा कि वो डॉक्टर राजेश राम जी का स्वागत करें। सुधांशु जी, डॉक्टर सुधांशु जी। साथियों, शांति बना के रखें। एक नारा लगाएंगे जोर से, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, न्याय की आंधी, न्याय की आंधी। अब मैं अपने चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी को आमंत्रित करूंगा, वो यहाँ पर आए और दो शब्द बोले कि हमारा जो सामाजिक अधिकार संवाद, जिन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन पूरे देश में किए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर आए और दो शब्द बोले। आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती फूलपरास और सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर
आप सब बब्बर शेरों की तरफ से मैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी का, श्री मुकेश सैनी जी का और हमारे बिहार के अध्यक्ष राजेश राम जी, मनोज झा जी और तमाम मंचासीन नेतागण, आप सबका, इन सभी बब्बर शेरों की ओर से मैं स्वागत करता हूं। राहुल जी, ये सभा इस गर्मी में पिछले 3-4 घंटे से चल रही है और इस सभा में बहुत सारे विद्वान आए जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, शोध किया है, लेख लिखे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार के लोग भी आए और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में यहाँ पे प्रकाश डाला। यहाँ पे हमारी बहन जी जो बीपी मंडल जी के परिवार से हैं, उन्होंने भी प्रकाश रखा और सामाजिक न्याय की बातें हुई। कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा, मंडल जी ने हमेशा जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा और अपना जीवन खपा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक एक बात कहा करते थे कि अगर अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। आज यहां उपस्थित एक एक हमारा दलित पिछड़ा, हमारा अति पिछड़ा, हमारा अकलियत का भाई इस चीज को लेकर के चिंतित है कि संविधान में जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था, वो हमसे छीना जा रहा है। बिहार में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 65 लाख दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अकलियत के हमारे भाइयों के वोट छीन लिए गए। आज जब से आपने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, सड़कों में हजूम नजर आ रहा है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएं तो ये जो हुक्मरान हैं ये तानाशाह बन जाते हैं और ये अपने आप को 30 मार्खा समझने लगते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र का एक शाश्वत सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस का एक प्रिंसिपल है और वो ये कहता है द पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर इन पीपल इन पावर। यानी जनता की ताकत, जनशक्ति हमेशा उन हुक्मरानों से ज्यादा होती है जो सत्ता में होते हैं। तो एक शायर ने भी लिखा है कि तो मैं अब ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए अपने बिहार प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजेश राम जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। सम्मानित सामाजिक न्याय संवाद में उपस्थित सामाजिक न्याय के आज के आधुनिक युग में धारदार तरीके से सामाजिक न्याय के आगे बढ़ाने वाले सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे बिहार विधानमंडल दल में सम्मानित विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन वीआईपी के सुप्रीमो सम्मानित मुकेश साहनी जी और सभा के संचालन कर रहे सम्मानित जय हिंद जी। मैं संक्षेप में 2 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं।
यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसमें सामाजिक न्याय के अधिकार की बात करते हैं और जब सामाजिक न्याय के अधिकार में संवाद की बात करते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सामाजिक न्याय के संवाद के औचित्य क्या है और अधिकार क्या है। यहाँ जो संवाद रखी गई है इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आप जब देखेंगे कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारे नेताओं ने जब 1947 के क्रम में हमें संविधान दिया और उस संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार, बोलने की अभिव्यक्ति और हमें जीने के अधिकार अभिव्यक्ति और वोट देने की अभिव्यक्ति दी हमें। लेकिन आज ये बातें समझने वाली है कि जब SIR के मुद्दे आए तो ये कहां से आए और SIR के हम गहन वोटर पुनरीक्षण की बातें क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हम यदि समझना चाहते तो इसको यदि शुरुआत संविधान के मौलिक अधिकारों से लेते हैं तो ये मौलिक अधिकार हमारा वोट देने से शुरू होती है और जब वोट की बात होती है तो उसमें हमें लोकतंत्र की बात होती है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम जनता की अधिकारों की बात करते हैं और जब हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं तो जनता के चुनी हुई सरकार की बात आती है। लेकिन आज जब हम गहन वोटर पुनरीक्षण जिसे SIR के रूप में प्रचलित हुआ है तो क्या ये आज हमें समझने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़ाई केवल आदरणीय राहुल गांधी जी जो किए उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सबकी लोकतंत्र में दिए आपकी वोट के बदौलत सरकार चुनने की जो नीतियां बदली है वो RSS के उस संविधान की परिकल्पना है जो वो परिकल्पना जो है RSS ने जब सोचा था जब संविधान बनाने के पहले कि यहाँ पर जो है मनुस्मृति वाली संविधान चलेगी। लेकिन आज समझने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है कि यदि आप गहन वोटर पुनरीक्षण में आपकी वोट की चोट को यदि आपके कमजोर करने की साजिश है और वोट की चोट यदि ये कमजोर हुई तो लोकतंत्र में आखिर अपने मन लायक, अपने मनो अधिकार लायक, आपके विचार लायक सरकार कैसे चुनेगी। इसलिए परोक्ष रूप से लोकतंत्र को घातक तरीके से आपके वोट को चुराने का जो साजिश हो रही है उसके लिए आपको जो है तैयार रहना होगा, नहीं तो वही आपकी मनमानी सरकार आएगी और आपके दिए हुए संविधान में अधिकारों को एक एक करके चुनने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहेब के यदि संविधान को बचाना है तो आपको एक बड़ी चुनौती लेके जानी होगी और नहीं चुनौती को समझेंगे तो आने वाला समय हम अपने अधिकार को शायद भाजपा अपने कब्जे में करेगी और RSS के बदौलत सरकार चलाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देते हुए तमाम यहाँ उपस्थित सभी नेताओं सभी जनता को मैं अभिवादन करता हूँ कि हमारे जैसे जो है साधारण कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने जो है सामाजिक न्याय का सीधा संदेश दिया कि एक दलित के बेटा को जो है सामाजिक न्याय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना करके एम्पावर किया। ये सामाजिक न्याय के लड़ाई का शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी। तारीख की नजरों ने वो मंजर भी तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आज देश ऐसे ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और अब मैं आग्रह करूंगा अति पिछड़ा समाज की शान और जिनको हम सब प्यार से सन ऑफ मल्ला कहते हैं, हमारे भाई मुकेश सैनी जी आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक अधिकार संवाद में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। रोड पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे छोटी जाति, गरीब जाति को, अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता, तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता। साथियों, अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते। साथियों, यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता। साथियों, इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर, वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर झुका के जिंदगी जिएंगे। साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय में होना है, जिसमें जितकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिले। इस मुहिम के साथ आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे ताकि देश में बदलाव होगा। साथियों, और हमने भी अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाला हूं और हमने तो अपनी पार्टी में घोषणा कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ा है तो आने वाला 2025 का विधानसभा में 37% सीट टिकट अति पिछड़ा समाज को हम लोग देने का काम करेंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। धन्यवाद मुकेश जी। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। तू जिंदा है तो तुझको जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। कॉमरेड। मंच पर मौजूद राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, राजेश जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सामाजिक अधिकार संवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे तमाम संघर्षशील साथियों, जय भीम, लाल सलाम। जननायक कर्पूरी जी की भूमि फुलपरास में हम लोग हैं और बगल में बीपी मंडल जी के माधेपुरा भी है। कल उनकी जयंती थी। कर्पूरी जी के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जब बिहार
इस पूरे देश में किस तरह का सामंती उन्माद का माहौल पैदा किया गया था, यह भी हम सबको अच्छी तरह से याद है। आज विडंबना है कि आरक्षण के खिलाफ, चाहे बिहार में कर्पूरी जी के समय में हो या 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के दौर की बात हो, जो लोग उस समय आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में उन्माद का, नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे, आज सत्ता में बैठ करके सबसे ज्यादा ओबीसी का नारा दे करके पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के आंदोलन को गुमराह करने का काम वही लोग सत्ता में बैठ करके आज कर रहे हैं। और हम सब लोगों को इसलिए आज और ज्यादा सजग होकर के और ज्यादा संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी इस समय हम लोग चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, और आप देखेंगे ये जो वोटर अधिकार यात्रा हमें निकालनी पड़ी एसआईआर के खिलाफ। हमने कहा कि एसआईआर बिहार में वोट बंदी है, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए ये वोट बंदी की साजिश है। और ये वोट बंदी की साजिश क्या कह करके की गई? पूरे बिहार में हल्ला किया गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, बड़े रोहिंग्या आ गए हैं म्यांमार से, और जब बिहार में आप बांग्लादेशी ढूंढते रह जाएंगे, और जब आप बांग्लादेशी ढूंढते रहेंगे उसी दौर में आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन कौन है? बिहार के दलित हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अति पिछड़ी जाति की है, बड़ी संख्या इस बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय की है। हमारे सारे वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए और सामने निशाना क्या बनाया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। यह वही पुराना खेल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक तरफ और सामाजिक न्याय की लड़ाई दूसरी तरफ। सांप्रदायिकता के जरिए सामाजिक न्याय के खेमे में विभाजन पैदा करके हमारे सामने गलत, पूरे देश में मुस्लिम विद्वेष पैदा करके, लोगों को बांट करके, गुमराह करके जो आज साजिश चल रही है, सबसे ज्यादा उसका खामियाजा देश के गरीबों को, दलितों को, कमजोर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारा वोट के अधिकार भी जा रहा है, आरक्षण का अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को बाईपास करके तमाम ऊंचे पदों पर आरएसएस के लोगों को भर दिया जा रहा है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, नॉट फाउंड सुटेबल जो कहा जा रहा है, जहां दलितों को मौका मिलना चाहिए, पिछड़ी जाति के लोगों को मौका मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय से लेकर के हर जगह वो आप देखेंगे एनएफएस कह दिया गया कि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो आज वही लोग हैं जो उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वो वही लोग हैं जो 1949 में संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदुस्तान के संविधान में इसमें कुछ भारतीय तत्व नहीं है, इस देश में मनुस्मृति को ही संविधान के रूप में मान लेना चाहिए। खुल करके 1949 में 26 नवंबर जब संविधान पारित हो रहा था, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखा जा रहा था उस संविधान के खिलाफ, और आज उसी संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है। बिहार सामाजिक न्याय आंदोलन, सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश के अमन, चैन, अमन और इंसाफ की लड़ाई और सबों की एकता, उस एकता का मजबूत गढ़ है। आज के इस कठिन दौर में महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिया गया, हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया। 2024 में बिल्कुल ये सरकार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव चुरा लिया गया और फिर एक बार मोदी सरकार आ गई, तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की आज निगाह है। बिहार के ऊपर वो दारोमदार है कि इस बार ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है, और जिस सरकार ने आज बिहार को गरीबी में, बेरोजगारी में, कर्ज में डुबो दिया है, अपराधियों का राज कायम कर दिया है, सुशासन की बात करते करते भ्रष्टाचार बात कर रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ आज 70,000 करोड़ उसका हिसाब नहीं मिलता है। सीएजी की रिपोर्ट है, सबसे चरम भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपराध आज नीतीश जी के दौर में
नीतीश जी और मोदी जी के डबल इंजन के दौर में ये बिहार में हो रहा है। तो इसीलिए बिहार को बदलना होगा, बिहार को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। तो बिहार जब जब बोलता है बात पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। तो आज बिहार से ये जो नारा उठा है वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। और बिहार में जैसे ही चुनाव आता है बहुत वोट काटे जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। 65 लाख पहले चरण में चला गया, अभी 15 लाख के बारे में आया है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इसके बाद कितने लोगों का डॉक्यूमेंट के बावजूद वेरिफिकेशन के नाम पर काटा जाएगा आपको मालूम नहीं है। इसीलिए वोट की लड़ाई भी लड़ेंगे, कदम कदम पर लड़ेंगे। आपसे अपील करेंगे कि उसमें लोगों की मदद कीजिए। हर पंचायत में, हर बूथ पे, हर बीएलओ, हर बीडीओ, हर एसडीओ, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ वहां लड़िए, दबाव बनाइए ताकि हमारे लोगों के वोट ना काटे जाए। और जो वोट आपके पास बचेगा उसी वोट से ऐसी चोट कीजिए कि बिहार से एनडीए की सरकार जाए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और पूरे हिंदुस्तान को ये तसल्ली हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का ये विश्वास जगे कि इस देश में कतई हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में इस देश में लोकशाही चलेगी, संविधान के रास्ते पर, अंबेडकर के उस संविधान के रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। कर्पूरी जी की विरासत, बीपी मंडल जी की विरासत, सामाजिक न्याय का आंदोलन, भूमि सुधार का आंदोलन, समाजवादियों की विरासत, कम्युनिस्टों की विरासत, गांधी नेहरू के जमाने से कांग्रेस की वो साम्राज्यवाद विरोधी विरासत, हम सब लोग मिलकर के इस देश को बचाएंगे और इस देश में संविधान की रक्षा करेंगे। आप लोगों की इतनी बड़ी एकता देख करके और जिस तरह से इतना अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, हम लोग सासाराम से शुरू किए थे, दक्षिण बिहार में भी देखा, सीमांचल में भी देखा और कोसी से लेकर के मिथिला के इस दौर में भी यहाँ भी देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इस एकता को और मजबूत बनाइए और इस संदेश को बिहार के हर कोने तक पहुंचा दीजिए। चुनाव वोट चोर गद्दी छोर। धन्यवाद कॉमरेड दीपांकर जी। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न जागोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अब मैं युवा दिलों की धड़कन, बिहार में नेता विपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सामाजिक अधिकार संवाद इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये फुलपरास की धरती समाजवादियों का घर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी की कर्म भूमि है और आज कर्पूरी ठाकुर जी के कर्म भूमि पर आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। मैं आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीपांकर जी, मुकेश साहनी जी, हमारे बड़े भाई वेणुगोपाल जी, मनोज झा जी, संजय यादव जी, राजेश राम जी, सभी मंच पे सम्मानित हमारे नेता पदाधिकारी और दूर दराज से फुलपरास से आए हुए ही नहीं बल्कि पूरे मधुबनी जिला से आए हुए आप सब लोगों का तेजस्वी, आप सब लोगों को सलाम प्रणाम आदाब करता है, आप लोगों का स्वागत करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, पूर्व में वक्ताओं ने सारी बात जो है विस्तार से बता दी है। हमारा यात्रा किस मकसद से चल रहा है वो आप भी जानते हैं। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम सब लोगों को इस लड़ाई में एकजुट होकर के अपने अपने मत का, अपने अपने वोट का रक्षा ही नहीं करना
बल्कि ये बेईमान जो लोग सरकार में बैठे हैं इनको उठा के हम लोगों को फेंकने का काम करना है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है? तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखिए कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे, कर्पूरी जी का जयंती हम लोगों ने मनाया था, उसमें सारी बातें कहे थे हम लोग, लेकिन एक दो पॉइंट जो है हम चाहेंगे आपको याद दिला दे। हम लोगों की कर्पूरी जी ने सबसे पहली बार जो है आरक्षण दिया, उसके बाद लालू जी की सरकार बनी, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के काम को जो है आगे बढ़ाकर आरक्षण बढ़ाया। राबड़ी देवी जी की सरकार बनी, उससे ज्यादा आरक्षण बढ़ाया, और जब हम लोगों की 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा आरक्षण हम लोगों ने दिया और 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, टोटल 75% EWS को मिला करके। हम लोग जानते थे ये भाजपा वाले आरक्षण चोर हैं, आरक्षण चोर, वोट चोर तो है ही, ये लोग आरक्षण चोर भी हैं। सरकार चाचा जी पलट गए हमारे, हाईजैक हो गए उधर, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब दिल्ली से मोदी जी, अमित शाह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस उम्र में हमको उनकी फिक्र होती है। लेकिन एक बात तय है कि अब वो बिहार चलाने योग्य अब नहीं रह गए क्या? तो आप लोग समझो कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, RSS। अब आप लोगों को तय करना है कि नेहरू जी, बीपी मंडल जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी की धारा एक तरफ है और दूसरी धारा गोवलकर और गोडसे की है। आप लोग कौन से धारा को चुनने का काम कीजिएगा? कैसी सरकार चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। ये भाजपा वाले लोग आरक्षण चोर, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया था इसको खत्म कर दिया। हम लोग कहते रह गए चीख चीख के, अनुसूची 9 में डालिए। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण सुरक्षित है, वैसे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था इसको सुरक्षित करने की जरूरत है। और यही नहीं, अगर आप लोग सरकार बनाइएगा तो आप जानते हैं मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी केवल 4 से 5% इंप्लीमेंट हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो आप समझिए सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे और सबको जो है अधिकार देने का काम किया जाएगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे यात्रा में भी हम सब लोगों को जाना है और राहुल गांधी जी को भी आपके समक्ष जो है बात रखनी है। लेकिन एक बार बताइए, आरक्षण चोर कौन है? जोर से बोलिए। और वोट चोर? अब इन लोगों को हिसाब किताब बता देना है। 2 लोग गुजरात से तय करेंगे कि बिहारी का कौन कौन बिहारी वोटर होगा। हम बिहार के लोग हैं, हम लोगों को चूना लगाएगा तो हम लोग खैनिये में चूना रगड़ देते हैं और चूना को ठोक करके उड़ा देते हैं। चलने वाला नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। तो आप सब लोग वादा कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद तेजस्वी भाई। और अब इस देश के कोने कोने में गरीब गुरबा की, दलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की लड़ाई को लड़ने वाले और इस लड़ाई में मनुवादी ताकतों से टकराने वाले न्याय योद्धा, जिनको इस लड़ाई के लड़ने में
38 FIR हो चुकी है, जिनको इस लड़ाई लड़ने में साजिशें होती है, जिनके खिलाफ उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है, उनको घर से बेघर कर दिया जाता है, तमाम मुकदमे लगते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में आए थे, राहुल जी चाहते थे कि दरभंगा के जो दलित छात्र हैं मैं उनसे मिलूं, लेकिन इस सरकार ने, जो RSS की सरकार है, उसने इस बात को अपराध माना, गुनाह माना और इस बात पे राहुल जी के ऊपर एक FIR और कर दी। तो साथियों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हमारे बीच में वो शख्स जो आपके बीच में न्याय योद्धा की तरह लड़ रहा है और हम सबको बब्बर शेर बना दिया है, मैं आमंत्रित करता हूं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, राजेश राम जी, मुकेश साहनी जी, अनिल जैन जी, शशि प्रताप प्रजापति जी और भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आपसे माफी चाहता हूं कि इतनी गर्मी में आपको यहाँ बैठा दिया है। ये शामियाना भी बंद था बिल्कुल। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं।
जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो महाराष्ट्र में इन्होंने क्या गलती की, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया। गलती से ये डरे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसको जीतना है। इन्होंने चोरी थोड़ी ज्यादा कर दी, हमने पकड़ ली। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए, तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारी पार्टी जीतती है, स्वीप करती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतता है। 4 महीने बाद हमारी 3 पार्टियां वहां पे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गहरी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, तीनों मिलकर लड़ रही थी, गायब हो गई। तीनों की तीनों गायब हो गई। मतलब हमें 15 सीट मिल रही है, शिवसेना को, एनसीपी को मिला, सबको मिला के 25-30 सीटें मिल रही हैं। तो हमने पता लगाना शुरू किया। पता क्या लगा कि लोकसभा के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाखों, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़े कम नए वोटर लिस्ट में डाल दिए। नए वोटर लिस्ट में डाल दिए, और जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी जीती। हमारे वोट कम नहीं हुए। अगर लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में हमें 100 वोट मिले, हमारे वोट कम नहीं होते, बीजेपी के बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? जहां नए वोटर आए। और हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भैया बताइए ये हैं कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए हमें। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं देंगे। क्या कर लोगे? हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं, देखा आपने? हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया। कहते हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
तो महाराष्ट्र में हमने पकड़ लिया इनको, हरियाणा में भी यही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग हैं उनसे कहा कि एक काम करो, कर्नाटक में एक सीट में जाकर गहराई से देखो हुआ क्या। तो बेंगलोर सेंट्रल सीट हमने चुनी और उसमें एक असेंबली में हमने काम शुरू किया। कागज की लिस्ट थी 8 फुट कागज के, मतलब इतने बड़े 200-300 किलो के लिस्टें थी कागज की। उसमें क्या करना है, आपका नाम क्या है? हाँ आपका नाम, हाँ उसमें क्या करना पड़ा हमें, मोहम्मद अख्तर जी का चेहरा लाखों दूसरे चेहरों से फोटोग्राफ को मिलाना पड़ा। मतलब इनकी फोटो देखी और हर फोटो से मिलानी पड़ी, इनका नाम देखा हर नाम से मिलाना पड़ा, इनका एड्रेस देखा हर एड्रेस से मिलाना पड़ा। 6 महीने लगे, 30-40 लोग 16-16 घंटे काम किए। हमें पता लगा कि महादेवपुरा असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर थे। कोई वोटर 4-5 बार उसका नाम आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, इस बूथ में आ रहा है, उस बूथ में आ रहा है। छोटा सा घर है, 1 बेडरूम का घर है, उसमें 70-80 लोग रहते हैं। जब हमने आदमी भेजा, भाई पता लगाओ इसमें 70 लोग रहते हैं, कहते भैया यहां तो कोई रहता नहीं है, यहां तो 4 लोग रहने। 1 लाख नए वोटर इन्होंने एक असेंबली में ऐड कर दिए। अब सुनिए, अगर आप उस असेंबली को हटा दो, माधेपुर वो बेंगलोर सेंट्रल में 7 असेंबली हैं, अगर आप उस असेंबली को हटा दो तो 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर आप वो एक असेंबली जोड़ दो, वो जो 1 लाख वोटर ऐड किए वो सारे के सारे बीजेपी को गए और बीजेपी लोकसभा जीत गई। अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब है? आप कहोगे ठीक है भैया, बीजेपी वोट ले गई, वोट बढ़ा दिए, बिहार में 65 लाख वोट कम कर दिए। अच्छा, इनका तरीका मैं आपको बताता हूं। ये क्या करते हैं, ये 65 लाख वोट कम करेंगे और फिर 65 लाख वोट जोड़ेंगे, ये इनका गेम है। तो अब आप कहो भैया माइक तो ठीक कर दो। हेलो, जस्ट गेट ये भैया कह रहे हैं कि हिल रहा है इसलिए माइक नहीं चल रहा। भैया ये बिहार की क्या हालत है कि मेज हिल रही है तो माइक नहीं चल रहा। तो अब आप कहोगे ठीक है भैया, इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को
1 वोट मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे, आधा नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर दलित है, ईबीसी है, पिछड़े वर्ग के हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, 1 वोट मिलेगा, 2 नहीं, आधा नहीं। अंबानी जी का जो बेटा है उससे उतने ही वोट मिलते हैं जितने देश के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं, 1। और वोट को सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है? आप क्या सोचते हो? अंबानी जी को वोट की जरूरत है? कोई फर्क पड़ता है उनको? वोट डाले ना डाले कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कर्जा माफ उनका खटाखट होता रहता है। उनका बच्चा कहता है भैया मुझे बिजनेस करना है, 2 मिनट में बिजनेस कर सकता है। वोट किसको चाहिए? वोट हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके कोई अधिकार नहीं है। आजादी से पहले जब आपके पास वोट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि भैया आपको हम छुएंगे नहीं, आप यहां अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, सरकार में कोई जगह नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये सारा का सारा जो आया है, ये आजादी के बाद संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया, उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है, ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से आती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें, पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम वोट से आता है। अब मोदी जी ने पहले कहा, याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो किताब है ना, ये पिछड़ों को, ईबीसी को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की किताब है, उनके अधिकार की किताब है, और वो अधिकार नहीं देना चाहते। तो ये इसको चुनाव में इन्होंने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा हम संविधान को बदल देंगे, और हमने कहा ऐसे नहीं होगा, सपने मत देखो, संविधान को कोई शक्ति नहीं बदल सकती। मगर हमें यह नहीं मालूम था, शक था मगर सबूत नहीं था कि ये इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो हम आके यहां भाषण देंगे, मैं भाषण दे रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं, जो तेजस्वी जी ने कहा, अंबेडकर जी का सपना, गांधी जी का सपना, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, उसको पूरा करना चाहते हैं। मगर अगर वोट नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। हम यहां जितने भी भाषण करना चाहें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वोट नहीं है। मैंने भाषणों में कहा भैया 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन की, उसको हम तोड़ देंगे, बिना वोट के नहीं तोड़ सकते, सवाल नहीं उठता। हम मतलब भाषण देते रह जाएंगे। अगर वोट चला जाएगा, आरएसएस का कंट्रोल हिंदुस्तान की संस्थाओं पर होगा, और जो प्रगति होनी चाहिए
वो नहीं होने वाली। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की। आप क्या सोचते हो, एक बार आपका वोट चला गया, उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आवास जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। ये अंबानी आता, अदानी आता है और किसानों की जमीन ले जाता है। किसान लड़ कैसे पाते हैं? लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि ये है, क्योंकि किसान कहता भैया अगर आपने हमारी जमीन ली तो देखना चुनाव में हम आपको दिखा देंगे। अगर ये चला गया तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा, सारा का सारा डर जो है चला जाएगा। मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेस कोर्स रोड के। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा उनको, क्योंकि इतना गुस्सा है जनता के दिल में। बिहार को देखो, यहां पे आप यात्रा में आओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब लाखों लोग आ रहे, कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कान में कह रहे हैं वोट चोर है, वोट चोर, मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे, अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी ओबीसी दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक बैकवर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूछ लो, एक नहीं मिलेगा। ये भैया आपकी आवाज नहीं है, ये बात याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी की आवाज है। इनकी गलती नहीं है बेचारों की। देखिए, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों को स्कूल भेजना है, इनकी गलती नहीं है, इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनकी मजबूरी है बेचारों की, है ना। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझ में अजीब सी बात है। जब मैं छोटा सा था तब से, जब मैं मन बना लेता हूं ना कि ये करना है, बस गया काम, वो होगा। और मैं बता रहा हूं, मैं मतलब आधा काम नहीं करता हूं। मैंने कहा था कि जमीन अधिग्रहण बिल होगा, आधी कांग्रेस पार्टी खिलाफ खड़ी हो गई थी, मैंने कहा भैया आप करो जो करना है, ये होगा, मैंने करवा दिया। तो मेरा कहना है, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि 90% जो लोग हैं, तकरीबन 50% बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। उसमें ईबीसी है, ओबीसी है, तकरीबन 15% दलित हैं, उसमें महादलित भी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। नहीं, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। और आदिवासी तकरीबन 9%। सबको जोड़ लो 90% हो जाता है। और मुझे क्या दिख रहा है कि इस देश में 90% को कुछ मिलता ही नहीं है। आप देखते रह जाते हो। तो आने वाले समय में जो 90% है, उसको राजनीति में, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, सारी जगह भागीदारी मिलनी होगी। और एक नए तरीके से सोचकर हमें विकास करना पड़ेगा। और मैं आपको सीधा बता देता हूं, जो मैं कहता हूं,
जिस प्रकार से मैं साफ कहता हूं, मुझे मतलब मैं झिझकता नहीं हूं। जाति जनगणना, हाँ, जाति जनगणना तो फाउंडेशन है उसका। सबसे पहले जाति जनगणना में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या है क्या नहीं है कहां है सब पता लग जाएगा। और तेलंगाना में हमारा मॉडल है, रेवंत रेड्डी जी आए हैं, तेजस्वी जी की भी उनसे बात हो रही थी, डिटेल में हमने किया है, मतलब वो ब्लूप्रिंट है विकास का। ठीक है, तो एक नए तरीके से हम विकास के बारे में सोचेंगे, जिसमें सब लोगों को लगेगा कि देश हमारा है, देश की संस्थाओं में हमारे भी लोग हैं और मजा आ रहा है। ये बदलाव हम लाएंगे, टाइम लगेगा क्योंकि वोट चोरी कर रहे हैं, मगर मैं आपको कह रहा हूं ये आएगा, आप देखना। ये जबरदस्त तरीके से हम बदलाव लाने वाले हैं। आपने अपनी शक्ति दी, आपने ये जो क्रांति होती है ना हिंदुस्तान में, मुझे कहते थे कि हिंदुस्तान में क्रांति बिहार से आती है। मुझे कहते थे कि जो भी राजनीतिक बदलाव आता है, क्रांति आती है बिहार से आती। और मैं सोचता था हां, गांधी जी चंपारण आए थे, बिहार में क्रांति होती है, मगर कैसे होती है? और इस यात्रा में मुझे दिखा कि भैया आप समझ लो, आप समझ लो कि यहां पे जो आपने किया है ना, ये जो नारा दिया है वोट चोर वोट चोर, ये आपने बिहार से पूरे देश में फैला दिया है, पूरे देश में फैला दिया आपने। अब मोदी जी भाषण देंगे और वहां पे उनके सामने छोटे छोटे बच्चे कहेंगे वोट चोर वोट चोर वोट चोर, लग गया ठप्पा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जिन्होंने रास्ता दिखाया, किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने, मंडल जी ने, अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब जितेंद्र बघेल जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आधुनिक सामाजिक न्याय के प्रवक्ता आदरणीय श्री राहुल जी, हमारे भाई आदरणीय श्री तेजस्वी जी, हमारे सर आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, श्री मुकेश साहनी जी, इन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं मैं जो हमारे बहुजन समाज के जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं।